हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर बिजनेस एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आपको 12वीं कक्षा का हिस्ट्री का 2024 के लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस बताया था, मेरे वो टाइप किया हुआ नहीं था। इसमें पूरा क्वेश्चंस आपको टाइप किया हुआ है। तो इस साल 2024 में जो चैप्टर 1 से आने का 2 क्वेश्चंस का ज़्यादा चांस है। उसमें पहला क्वेश्चन है, संग्रहालय क्या है? अतीत को संगठित करने में संग्रहालय की भूमिका का वर्णन करो। व्हाट इज म्यूजियम? डिस्क्राइब द रोल ऑफ म्यूजियम इन ऑर्गेनाइजिंग विद द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहालय के विभिन्न वर्गों या प्रकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरी और टाइप ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम जो है 2024 में आने का बहुत ही चांस है। और एक क्वेश्चन जो अभी तक कभी भी प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम में नहीं पूछा है, आधुनिक इतिहास लेखन की विधि क्या है? इस क्वेश्चन का भी इस साल आने का बहुत चांस है। 2 कला संग्रहालय के नाम लिखिए। व्हाट इज द मेथड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग? राइट द नेम ऑफ 2 आर्ट म्यूजियम। यदि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस बोला जाए तो मेथड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग और म्यूजियम अधिक चांस है। ये 2 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री में प्रत्येक चैप्टर से क्या है, एक क्वेश्चन देता है और आपको 1 से 4 के बीच में पहला भाग होता है और 5 से 8 के बीच में दूसरा भाग होता है। प्रत्येक में से क्या है, 2-2 क्वेश्चंस लिखना रहता है और एक क्वेश्चन आप कहीं से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा संस्मरण, स्मृति कथा, जीवन कथा से क्या समझते हो? संस्मरण की विशेषताएं लिखिए। संस्मरण के साथ साथ आप लोग स्मृति कथा, जीवन कथा का भी विशेषता देख सकते हैं। इतिहास लेखन में संस्मरण, स्मृति कथा, जीवन कथा का क्या महत्व है? व्हाट डू मीन बाय मेमोरी? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री? चैप्टर 1 से आप लोग एक्स्ट्रा में अगर कोई देखना चाहता है तो फोल्क टेल्स, लोक कथा, कभी अभी तक नहीं आया प्रीवियस ईयर्स में। और ओरल हिस्ट्री या ओरल ट्रेडिशन, मौखिक इतिहास। इतना कर लीजिएगा तो आपको बाहर नहीं जाएगा। यदि कोई इम्पोर्टेंस करना चाहता है तो म्यूजियम इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा मेथड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग अभी तक कभी नहीं आया है। अगर कोई न्यू क्वेश्चन देगा तो इस क्वेश्चन का आने का आपको ज़्यादा चांस है। आप लोग कोई 5 चैप्टर भी अच्छा से कर सकते हैं, या इम्पोर्टेंस में प्रत्येक चैप्टर का 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके साथ भी जा सकते हैं। चैप्टर 2 से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो मैं लिखा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। साम्राज्यवाद संबंधी हॉब्सन लेनिन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस द हॉब्सन लेनिन थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म। प्रजातीय का प्रश्न तथा औपनिवेशिक समाज पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ रेस एंड इट्स इम्पैक्ट इन कॉलोनियल सोसाइटी। ये दोनों क्वेश्चन 2024 में आने का बहुत ही अधिक संभावना है। यदि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस कीजिएगा तो यही दोनों क्वेश्चंस को कीजिएगा। 2023 में जैसा कि इस चैप्टर से नहीं दिया था तो इसके कारण से मैं और 3 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। उपनिवेशवाद से क्या समझते हो? साम्राज्यवाद के साथ उपनिवेशवाद के संबंध को दर्शाइए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कोलोनियलिज्म? इंडिकेट इट्स रिलेशनशिप विथ इम्पीरियलिज्म। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद से तुम क्या समझते हो? साम्राज्यवाद के विस्तार के कारण प्रभावों की संक्षिप्त चर्चा करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय imperialism, briefly discuss the causes and impact of the rise of imperialism.
नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेशवाद के राजनीतिक अवधारणा का संक्षिप्त वर्णन करो। ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ कोलोनियलिज्म। चैप्टर 3 से जो है 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से कैंटन, व्यापार या वाणिज्य या बंदरगाह 2024 में आने का बहुत ही चांस है। अब भारत में रेल मार्ग की स्थापना के उद्देश्य तथा प्रभाव का वर्णन कीजिए। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ कैंटन ट्रेड और कॉमर्स, व्हाई डिड इट डिक्लाइन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। उसके बाद भारत में अनऔद्योगिकरण के क्या कारण थे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव है। नेक्स्ट है चैप्टर 3 से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि राजस्व व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त चर्चा कीजिए। अगला है चीन अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य प्रावधानों को लिखिए। मैंने अस्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था 1793 ईस्वी में, परमानेंट सेटलमेंट। राइट द मेन प्रोविजन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमिक। तीसरा चैप्टर से एक और क्वेश्चन जो अभी तक कभी नहीं पूछा है, इस साल पूछ सकता है, भारत और चीन में औपनिवेशिक शक्तियों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। मेरे ख्याल से तीसरा चैप्टर में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंटन बंदरगाह और भारत में रेल मार्ग की स्थापना। चौथा चैप्टर से आपको चीन में 4 मई आंदोलन इस साल के लिए बहुत ही चांस है। और सेकंड में 2 क्वेश्चंस को रखूँगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सर सैयद अहमद खां। तो चैप्टर 4 से मुस्लिम समाज और धर्म के क्षेत्र में सर सैयद अहमद खां ने किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया। व्हाट रोल डिड सर सैयद अहमद खां प्ले इन द फील्ड ऑफ मुस्लिम सोसाइटी एंड रिलीजियन। राइट ए ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि लिखिए। दोनों का आंसर एक ही होगा। समाज सुधारक के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद के योगदानों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद एज ए सोशल रिफॉर्मर। चौथा है बंगाल में नवजागरण की प्रकृति की विवेचना कीजिए, इसकी सीमाएं क्या थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में 4 मई आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए, इस आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। इस समय के चीन के 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो एनालाइसिस द कॉजेज ऑफ May 4th movement in China, describe the importance of this movement. Write the name of 2 important China newspaper of this time. तो चैप्टर 4 से चीन में 4 मई आंदोलन, और देखिए एक बंगाली महापुरुष का हर साल देता है। तो पिछले साल आपको 2023 में 2 दे दिया है, राजा राम मोहन राय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उस आधार से इस साल के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 4 से ही क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी एवं दलित संप्रदाय के आंदोलन का विवरण दीजिए। चैप्टर 5 से आपको लखनऊ समझौता, रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और मेरठ षड्यंत्र केस, इसमें से क्या है आपको एक रहेगा और एक आपको 1909 और 1935 में से रहेगा। 2 क्वेश्चन दिया रहता है इस चैप्टर से और आपको एक ही लिखना रहता है। तो लखनऊ समझौता के
प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, इसके महत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मेंशन द प्रोविजन ऑफ द लखनऊ पैक्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट। उसके बाद एडोलेट एक्ट के क्या उद्देश्य थे, गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया था, व्हाट वे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडोलेट एक्ट, व्हाई डिड गांधी जी अपोज दिस एक्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि क्या था, इसके प्रमुख महत्व क्या थे, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ द जालियांवाला बाग, व्हाट वाज इट्स मेन इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम या पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम की पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रस्तावों तथा उसकी कमियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला है भारत सरकार के 1935 ईस्वी के अधिनियम तथा उसकी धारा की पृष्ठभूमि की चर्चा करें। इस अधिनियम का महत्व क्या है। डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 AD ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स सेक्शन, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट। तो चैप्टर 5 से आपको एडोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, लखनऊ समझौता, मेरठ षड्यंत्र केस में से एक देगा जिसमें से जालियांवाला बाग का ज़्यादा चांस है, और 1909 जिसका दूसरा नाम पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम है, 1935 में से एक देगा जिसमें से 1935 ईस्वी का आने का ज़्यादा चांस है। दोनों में से कोई एक ही आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। मेरठ षड्यंत्र केस की पृष्ठभूमि और परिणामों का वर्णन कीजिए। चैप्टर 6 से मैं 2 क्वेश्चन बोलूँगा। नौसेना विद्रोह, नेवल रिवॉल्ट ऑफ 1946, क्वाइट इंडिया मूवमेंट या अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942। ये दो में से एक अधिक चांस है कि आपको मिल जाएगा। 1946 ईस्वी के नौसेना विद्रोह के कारणों तथा महत्व का वर्णन कीजिए। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन भी आप देख सकते हैं। 1942 ईस्वी के क्रिप्स आयोग और 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन। यदि कोई देखना चाहता है, ये क्वेश्चन भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं हो ची मिन के नेतृत्व में हुए वियतनामी स्वाधीनता संग्राम का वर्णन करो। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ वियतनाम अंडर हो ची मिन। उसके बाद है माउंटबेटन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 क्वेश्चन में आपको बोला हूँ, नौसेना विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन, और तीसरा नंबर पर आप देख सकते हैं हो ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम का स्वतंत्रता संग्राम, और चौथा नंबर पर क्रिप्स मिशन। चैप्टर 7 से जो मैं 2 क्वेश्चन बोलूँगा आपको, शीत युद्ध और क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध के उदय के कारणों एवं प्रकृति का संक्षेप में वर्णन करो। ब्रीफली डिस्कस द कॉजेज एंड राइज ऑफ द कोल्ड वार एंड इट्स नेचर। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन एलिगमेंट मूवमेंट, वर्ल्डिन संकट अभी तक कभी नहीं आया, वर्ल्डिन क्राइसिस, अरे क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गल्फ क्राइसिस भी अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी यूरोप के सोवियतकरण का उद्देश्य क्या थे, विभिन्न देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है ट्रूमैन सिद्धांत तथा मार्शल योजना की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। नाटो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिया युद्ध का महत्व तथा परिणाम क्या था। चैप्टर 8 से मैं 2 क्वेश्चन बोलूँगा जिसका आने का ज़्यादा चांस है। सार्क और 5 ईयर प्लान अर्थात पंचवर्षीय योजना। अधिक चांस है, 99% चांस है कि आपको ये 2 क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, आपको मिल जाना ही चाहिए। चैप्टर 8 का पहला क्वेश्चन है बी औपनिवेशीकरण या औपनिवेशीकरण के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक लागूकरणों की आलोचना कीजिए। इंडोनेशिया के उत्कर्ष में डॉक्टर सुकर्णो की क्या भूमिका थी। सार्क के गठन की ऐतिहासिक भूमिका का वर्णन करो। सार्क चार्टर क्या है। उसके बाद सार्क के गठन सिद्धांत एवं उद्देश्य पर संक्षिप्त नोट लिखिए। अगला स्वतंत्र भारत में
किन परिस्थितियों में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना का विवेचना कीजिए। सार्क नहीं तो पंचवर्षीय योजना में से आपको 2024 में ज़रूर मिलेगा। पंचवर्षीय योजना से आपको 2 क्वेश्चन है। पहला है स्वतंत्र भारत में किन परिस्थितियों में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना, और द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना का वर्णन कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।